यह इस नोवेल का पार्ट 2 से 5 तक है। अगर आपने एक पार्ट नहीं देखा तो पार्ट 1 को जरूर देखें। जब काल अपनी शक्तियों को जगाने का तरीका ढूंढ रहा था, तब पहरेदार चक्कर लगा रहे थे और देख रहे थे कि कौन से नए छात्र पहले से जाग चुके हैं। सबसे शक्तिशाली शरीर वाले हमेशा सबसे पहले जाग जाते थे, लेकिन अभी आधा दिन ही सफर तय किया था और उन्हें अभी कुछ भी उम्मीद नहीं थी। सर, एक कमरा पहले से ही सक्रिय है। कमरा 12 है। काल नाम का एक लड़का, परिवार का नाम दर्ज नहीं। गश्ती गार्ड ने ट्रेन के आगे अपने कमांडर को रिपोर्ट दी। उसकी कक्षा क्या है? क्या हमने उसे अभी तक कोई कौशल सक्रिय करते देखा है? जनरल ने पूछा। अभी तक कुछ नहीं। लगता है उस पर गैर मानक वर्ग चिन्ह है, 3 पंजों के निशान। गार्ड ने जवाब दिया। जनरल ने अपने सहायकों को इस वर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए इशारा किया, लेकिन कुछ मिनट बीत जाने के बाद भी कोई खबर नहीं मिली। उनके अभिलेखों में अन्य चिन्ह भी लगभग वैसे ही थे, लेकिन बिल्कुल वैसा कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो उसे खुद ही जागना होगा। मुझे उम्मीद है कि लड़के की किस्मत अच्छी होगी या उसकी चमड़ी मोटी होगी। अगर वह अकादमी पहुंचने पर अपने असाइनमेंट के लिए एक खाली पन्ने पर कागज जमा कर दे तो उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। यह असामान्य नहीं था कि कोई छात्र अंक तो प्राप्त कर लेता, लेकिन निर्देशों का पालन करने के बावजूद अपनी शक्तियों को तुरंत जागृत नहीं कर पाता। कुछ को तो कोई साधारण प्रारंभिक कौशल ही नहीं मिलता था और कुछ तो उन्हें दी गई शक्ति का उपयोग करने में ही बेकार होते थे। जनरल ने एक ऐसे मामले का भी जिक्र किया जहां एक बच्चे ने जादूगर वर्ग को जगाया था, लेकिन पहले सेमेस्टर के अंत तक उसके पास कोई भी जादू करने लायक मन नहीं था। अंततः वह छात्र बुरी तरह असफल साबित हुआ और अपने प्रशिक्षण के पहले स्तर को पूरा किए बिना ही स्कूल की सैर के दौरान भागकर एक आम आदमी की जिंदगी जीने लगा। यही उन कई छात्रों की नियति थी जिन्होंने अपने कौशल को जगाना कभी नहीं सीखा, या तो इसलिए कि वे अपनी प्राप्त योग्यताओं के लिए पूरी तरह से अनुपयुक्त थे, या इसलिए कि उन्हें ऐसे अंक दिए गए थे जिनके लिए कोई मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता था, जैसे कमरा 12A में 3 पंजों के निशान वाला लड़का। दिव्य सीरम एक आधुनिक आविष्कार था जिसे प्राचीन विश्व ड्रैगन कैथेड्रल के अंतर्गत एक पवित्र स्थल पर एक आश्चर्यजनक पुरातात्विक खोज की व्यापक शोध के बाद बनाया गया था, जिसमें सिस्टम स्टोन्स के रूप में ज्ञात एक प्राचीन दिव्य उपकरण की आंतरिक कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण दिया गया था। उपकरण तो टूट गया, लेकिन उसके अंदर एक अज्ञात शक्ति बची रही। पत्थरों को मार्गदर्शक मानकर और दशकों के अध्ययन के बाद सीरम का निर्माण मनुष्यों को उस शक्ति के अनुकूल बनाने और गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र को अपने पड़ोसियों की सैन्य शक्ति को मात देने और अपने नागरिकों का भाग्य बदलने का मौका देने के लिए किया गया था। अगर महासागरवासियों के पास अपने जहाजों को स्वर्ण ड्रैगन बेड़े के रॉकेटों और तोपों से बचाने के लिए जल जादू होता तो क्या फर्क पड़ता? अब उनके पास अपने जादूगर थे। अगर पशु भूमि के अदम्य राक्षस हमला भी करते तो उनके पास शक्तिशाली कौशल वाले योद्धा और रक्षक होते जो सबसे क्रूर जादुई जीवों को भी आसानी से काट सकते थे। यह दिव्य सीरम का रणनीतिक मूल्य था और यही कारण था कि प्रत्येक छात्र जो इसके अनुकूल पाया गया उसे सेना द्वारा भर्ती किया गया और राष्ट्र के रक्षक होने के साथ आने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में गहन प्रशिक्षण दिया गया। हालांकि जिंदगी सिर्फ सैन्य प्रशिक्षण और कर्तव्य तक सीमित नहीं थी। अगर ऐसा होता तो ये पूरी तरह तय था कि सीरम के अनुकूल और नए नए अधिकार प्राप्त राष्ट्र के भावी रक्षक सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देंगे और या तो देशद्रोही बन जाएंगे या तख्तापलट कर देंगे। इसलिए उन्हें उन महान संसाधनों की तरह माना जाता था जो वे थे, और इस शर्त पर जीवन भर विलासिता में रह सकते थे कि उनकी शक्ति उनके वेतन को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त हो। एक बार जब वे गोल्डन डिवाइन अकादमी द्वारा निर्धारित सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते तो उन्हें चच से आधिकारिक उपाधियां और उसके अनुरूप कानूनी और सामाजिक लाभ भी प्राप्त होते। समाज हमेशा से ही धनी और शक्तिशाली लोगों का रहा है, लेकिन अब इस वाक्यांश का अर्थ बिल्कुल अलग हो गया है। काल पर्यवेक्षकों की बातचीत के विषय से पूरी तरह अनभिज्ञ था और जब वे इस संभावना पर चर्चा कर रहे थे कि वह अपने सहपाठियों के साथ बने रहने के लिए समय पर अपनी शक्तियों को जागृत करने में सक्षम नहीं हो पाएगा, काल पास से गुजर रहे गार्डों से सलाह लेने की तैयारी कर रहा था। सर, माफ कीजिए, लेकिन लगता है मेरी स्किल माकन किताब में नहीं है। क्या कोई पन्ना छूट गया है? उसने पूछा। तभी वर्दीधारी गार्ड फिर से वहां से गुजरा। किताब में नहीं है, है ना? बेटा, बदकिस्मती है। किताब में सिर्फ सामान्य अंक दिए गए हैं जो 90% नए छात्रों को मिलते हैं, लेकिन कुछ और भी संभव है। इंजेक्शन एक रहस्यमयी दैवीय शक्ति है और कभी कभी ये ऐसे नतीजे देते हैं जिन्हें कोई नहीं समझ पाता। मैं आपको यही कह सकता हूं कि हर चीज आजमाएं और जो भी सही लगे वही करें। अगर आप भाग्यशाली रहे तो आपकी कक्षाएं शुरू होने से पहले ही आपके अंदर कुछ शक्तियां जागृत हो जाएंगी।
मेरे और आपके बीच, आप अकादमी में पहुंचने से पहले उन शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं। अभिजात वर्ग के छात्र शक्ति रैंकिंग के बारे में विशेष होते हैं, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल नीचे से स्कूल शुरू करेंगे। धन्यवाद। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा निशान देखा है? काल ने उत्सुकता से पूछा। गार्ड ने अपनी आस्तीन चढ़ाए और एक भालू के पंजे का चित्र दिखाया, जो एक दिर्यूड का चिन्ह था, तथा गाइड के अनुसार वह एक प्रकृति जादू का उपयोग करता था जिसका जानवरों के प्रति लगाव था। चूंकि यह कुछ कुछ मेरे जैसा ही है और इसमें जानवरों का भी जिक्र है, तो शायद जानवरों से जुड़ी चीजें या फिर निहत्थे युद्ध से जुड़ी चीजें आजमाएं। व्यस्त ट्रेन में प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको ताज़ी हवा की जरूरत हो तो खिड़कियां थोड़ी खुल जाती हैं। मुझे यही करना था। प्रकृति से लगाव के बिना मैं अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर सकता था। दरअसल मैंने उन्हें ट्रेन में जगाया ही नहीं, बल्कि अकादमी के गेट के रास्ते में जैसे ही मैंने पेड़ों को छुआ, वे जाग गईं। गार्ड ने समझाया। मदद के लिए शुक्रिया। गार्ड के जाते ही काल ने पुकारा। ऐसा लग रहा था कि उसे बातें करने का शौक नहीं था, या शायद वह काल की उम्मीदें बढ़ाना नहीं चाहता था। लेकिन इस सलाह ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। वह जल्दी उठने वाला पक्षी। काल अपने बिस्तर पर लेट गया और खिड़की से बाहर देखने लगा, ये देखने के लिए कि क्या उसकी शक्तियों का कोई सुराग है। पहरेदार की बात सही थी, और पंजों के निशान जरूर किसी जानवर के थे। इंसान ऐसे निशान नहीं छोड़ते। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने हाथों में पंजे जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। पंजा नहीं, कौशल के नाम चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। दूसरे वर्ग अपने कौशल कैसे सक्रिय करते हैं? काल ने शिकायत की। इस बात से अनजान की मुख्य कार में बैठे उबे हुए पर्यवेक्षक छिपे हुए कैमरों से उसकी हरकतों पर देख रहे थे और हंस रहे थे। अपने बाएं हाथ के अंगूठे का उपयोग करके अपने बिस्तर के नीचे रखे कास्टिंग सहायकों के बॉक्स को खोलें और अपने पहले मंत्र को सक्रिय करने का प्रयास शुरू करने के लिए उपयुक्त कास्टिंग माध्यम निकालें। यह उस तरह का चिन्ह नहीं दिखता जैसा कि एक जादूगर के पास होना चाहिए। अगले पृष्ठ पर। पृष्ठ 3, लड़ाकू वर्ग। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से अपने बिस्तर के नीचे अभ्यास हथियारों का बॉक्स खोलें और अपने इच्छित कौशल के लिए सबसे उपयुक्त हथियार चुनें। यह अधिक संभावित लग रहा था, इसलिए काल बिस्तर के सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और ऊपरी दराज को खोला, जहां उसे साधारण हथियारों का एक संग्रह मिला, और यहां तक कि कुछ अधिक अस्पष्ट हथियार भी मिले, जैसे कि फेंकने वाले चाकू, एकल हस्त वाले क्रॉसबो और एक प्रकार की कुल्हाड़ी जो एक चेन पर बंधी हुई थी, जो देखने में ऐसी लग रही थी कि यह उपयोगकर्ता के लिए किसी और की तुलना में अधिक खतरनाक होगी। दुर्भाग्यवश वह अभी तक शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली लोगों में से नहीं था, इसलिए काल ने हथियारों के बीच से एक छोटी तलवार उठाए और साथ ही उसने यौवन के पूर्ण लाभों का आनंद लेने के लिए अपनी कक्षा में अंतिम होने को कोसा। उसने पहले कभी तलवार नहीं पकड़ी थी, लेकिन ये तलवार उसे सही लगी और काल ने दरवाजे की ओर अधिक सार्थक प्रहार करने से पहले तलवार को कुछ झटके दिए। पालतू जानवरों से संबंधित कौशल उपलब्ध नहीं है। आपको एक पालतू जानवर का रिकॉर्ड रखना होगा। काल ने धीरे से पलकें झपकाईं और उस विचार को समझने की कोशिश की जो उसके दिमाग में आया था, मानो वह उसके दिमाग में बैठा हुआ था। ये सीधे उसके विचारों में एक संदेश था, जाहिर है निशान के प्रभाव से, और अब उसे कुछ हद तक पता था कि उसे क्या करना है। लेकिन वह किसी पालतू जानवर का रिकॉर्ड कैसे करेगा? ये सिर्फ उसे लिखने जितना आसान तो नहीं हो सकता था, है ना? या शायद उसे याद रखने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन पहले उसे किसी जानवर को ढूंढना होगा। यह एक नई चमचमाती सैन्य ट्रेन थी, खदानों में स्थित कंपनी के घर नहीं, वहां कोई चूहा तो नहीं होगा। अगर उसे इस कौशल को सक्रिय करने के लिए जानवर को छूना पड़ा, तो यह उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता था। स्वाभाविक विकल्प यही होगा कि कुछ लिखकर देखे कि क्या वह काम करता है। हो सकता है कि जादू टोने के उपकरण में कोई किताब हो। औजारों का दराज खुला और काल अंदर रखी तरह तरह की अजीबोगरीब चीजों को देखकर हैरान रह गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। कुछ तो बिल्कुल भी खास नहीं लग रहे थे, जैसे बिना आधार वाली यह बेतुकी बर्फ की गेंद। वे इसका क्या करेंगे? बैठकर अपने ओब पर विचार करेंगे। काल ने आश्चर्यजनक रूप से भारी कांच की गेंद को अपने हाथ में उठाया और अचानक वह चमकदार सफेद रोशनी से जगमगा उठी। टाइमिंग स्पेस देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कृपया एक पालतू जानवर रिकॉर्ड करें। पहले तो उसके विचारों में जो संदेश उभर रहा था उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड ध्यान लगाने के बाद काल को बदलाव महसूस हुआ। उसके मन में एक विशाल शून्यता उभर रही थी, जो उसे अनंत शक्ति का एहसास दिला रही थी, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ड्रैगन के बारे में क्या ख्याल है? क्या मैं भी एक ड्रैगन पा सकता हूँ?
काल ने सोचा वह पालतू बनाने की जगह में एक ड्रैगन को अस्तित्व में लाने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं, जाहिर है यह इतना आसान नहीं होने वाला था। काल गहरी सोच में डूबा हुआ था, तभी किसी ने उसके हाथ को छूकर उसका ध्यान वर्तमान में वापस ला दिया। क्या तुम्हें कोई भाग्य मिला? गश्त लगा रहे गार्ड ने दो खुली दराजों और गद्दे पर पड़ी तलवार को देखते हुए पूछा। हाँ और ना, मुझे लगता है कि ब्लेड ही सही विकल्प है, लेकिन मेरे पास इस कौशल को सक्रिय करने के लिए कुछ कमी है। हालांकि मैंने जितने भी दूसरे हथियार देखे हैं उनमें से कोई भी मुझे ज्यादा आकर्षक नहीं लगा। काल ने आह भरी। ठीक है, लगे रहो, तुम्हें जल्द ही कोई न कोई कारगर उपाय मिल ही जाएगा। अगर तुम्हारे पास पहले से ही कोई आइडिया है तो तुम बाकियों से आगे हो। ज्यादातर लोग अभी भी सो रहे हैं। कम से कम कुछ तो है। शायद मैं अकादमी पहुंचने से पहले ही इसका हल निकाल लूं। मुझे लगता है यहाँ कोई रसोई नहीं है। मुझे हमेशा पेट भरा होने पर ही अच्छा लगता है। काल ने उम्मीद से पूछा। गार्ड मुस्कुराया और नीचे हॉल की ओर इशारा किया। तुम तो छात्रों के लिए मुख्य रसोई तैयार होने से पहले ही उठ गए, लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए कमरे से बाहर ले जाऊं तो वे शिकायत नहीं करेंगे। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि गोल्डन डिवाइन अकादमी का खाना तुम्हारे आदि खाने के मुकाबले कुछ खास है। अभिजात वर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली जादुई क्षमताएं उनके उपयोगकर्ताओं के शरीर पर भारी दबाव डालती हैं और उन्हें शीघ्र स्वस्थ होने के लिए जादुई पौधों और जानवरों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मेरा विश्वास करो, इस बार तुम्हें बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। वे हॉल से होते हुए दूसरे रेल डिब्बे में पहुंचे, जहां काल के कमरे के समान ही आधा दर्जन कमरे थे, जहां उसकी कक्षा के अन्य छात्र गहरी नींद में सो रहे थे, और फिर एक खाली भोजन कक्ष में पहुंचे जिसके पीछे एक रसोईघर दिखाई दे रहा था। जो चाहिए उसे उठाकर ग्रिल के पास रख दो, मैं 1 मिनट में तुम्हारे पास आता हूं। रसोइये ने फ्रीजर से आवाज लगाई। उसे यह एहसास नहीं था कि कमरे में स्टाफ के अलावा कोई और भी है। हालांकि काल को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसा नहीं था कि यह कोई फैंसी रेस्तरां था, बल्कि यह तो कर्मचारियों के लिए स्वयं खाना परोसने का एक सामान्य क्षेत्र था, जहां एक रसोइया भी मौजूद था ताकि जिन्हें रसोई में आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए वे भूखे न मरें। काल ने 2 छोटे स्टेक, एक कटोरी चावल, तरह तरह की सब्जियां और जो भी देखने और महक में अच्छा लगे सब इकट्ठा किया। फिर उसकी नजर बड़े आकार के सफेद अंडों के एक छोटे से ढेर पर पड़ी और उसने एक अंडों को उठाकर प्लेट में रख लिया। उपयुक्त पालतू लक्ष्य मिला, हैचिंग। अंडा उसके हाथ से गायब हो गया। काल असमंजस में खाने को घूरता रहा और सोचता रहा कि उसके मन के जादुई शून्य में एक राक्षसी अंडे को फूटने में कितना समय लगेगा। क्या वह फूटेगा भी? विचार तो यही कह रहे थे, लेकिन वे उसे ज्यादा जानकारी नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक छोटा सा पुआल का घोंसला उभर आया, जिसके अंदर एक बड़ा सा सफेद अंडा था। अगले कुछ सेकंड में अंडा कांप उठा और फिर फूट गया, जिससे काल चौंककर एक कदम पीछे हट गया। हालांकि वह दृश्य उसके दिमाग में था। वह गार्ड से टकराया, जिसने सोचा कि वह भूख से बेहोश हो गया होगा, और उसने खुद को स्थिर किया। इसके लिए मुझे माफ करें, काल बुदबुदाया, जबकि गार्ड ने रसोई को इशारा किया और काल को एक मेज की ओर ले गया। इसकी चिंता मत करो, सुबह उठने के बाद पहले कुछ दिनों तक हर कोई थोड़ा परेशान रहता है। खासकर कुछ जादू की कक्षाओं में उनकी शक्ति वाकई दिमाग खराब कर सकती है। बस अपने उन अजीब निशानों को सुझाने पर ध्यान दो और तुम कुछ ही समय में ठीक हो जाओगे। रसोइये ने ग्रिल के पीछे से उनकी तरफ देखा। अमानक चिन्ह लगाने में दिक्कत हो रही है। ये तो बहुत मुश्किल है। ये कैसा दिखता है? दाहिने हाथ पर 3 पंजों के निशान, बड़े बड़े, उन छोटे छोटे निशानों में से एक भी नहीं जैसे बेवकूफों को मिलते हैं। गार्ड हंसा। रसोइया मुस्कुराया और काल की तरफ हाथ बढ़ाया, जो समझ नहीं पाया कि उनका क्या मतलब है। उन्हें किसी क्लास माकन की बात करनी चाहिए थी, लेकिन दर्जनों टैटू दिखने के कारण काल को समझ नहीं आ रहा था कि वे किस टैटू की बात कर रहे हैं। रसोइये ने एक छोटी सी छड़ी के टैटू पर टैप किया और काल को एहसास हुआ कि यह एक जादूगरनी जैसा क्लास माकन था, एक छड़ी जिसके सिरे पर चमक थी। यह उसके हाथ के ऊपर था और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर लंबा था। अगर उसने इसे किताब में नहीं देखा होता तो उसे कभी इस पर ध्यान ही नहीं जाता। एक सिद्धांत है कि टैटू के आकार का प्राप्तकर्ता की प्रतिभा से कुछ संबंध होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह बिल्कुल सही है। जब तक कि यह मानसिक अनुकूलता से संबंधित न हो, बल्कि केवल क्षमता से संबंधित हो। क्या आपको अपनी क्षमता के बारे में कोई सुराग मिला है? लाइन कुक ने पूछा। मुझे अपने हाथ में छोटी तलवार लेकर चलना सही लगा और ऐसा लग रहा था कि यह निशान जानवरों से संबंधित है,
इसलिए शायद मैं कोई शिकारी हूं या कोई पार्क रेंजर हूं जिसकी किस्मत खराब है। काल ने मजाक में कहा। ठीक है, जब तुम अपनी पहली श्रेणी की कुशलता का इस्तेमाल कर लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। उसके बाद तुम बस स्थिति शब्द के बारे में सोचकर ही अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारी जादुई क्षमताएं कैसे बढ़ रही हैं। कम से कम जादूगरों के लिए तो यही होता है, रसोइये ने उसे बताया। अध्याय 4 विंड स्पीड हॉक। जब रसोइया खाना तैयार कर रहा था, काल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन के उस अजीब से कोने में चल रही बातों पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजा शब्द नहीं, बल्कि पक्षी की स्थिति का एक विस्तृत आभास था। उसे खुद ही इसका अनुवाद करना पड़ा, लेकिन वास्तविक जानकारी बहुत ही बुनियादी थी। पंजा फाड़ना, सुपरविजन। जैसे ही यह स्थिति पूरी हुई, काल ने अपने शरीर में एक अवर्णनीय शक्ति का प्रवाह महसूस किया तथा उसके शरीर में भौतिक छापों का दूसरा दौर आया। जैसे ही यह स्थिति पूरी हुई, काल ने अपने शरीर में एक अवर्णनीय शक्ति का प्रवाह महसूस किया तथा उसके शरीर में भौतिक छापों का दूसरा दौर आया। जानवर मास्टर काल, यह उस पुस्तिका से मिले ज्ञान से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। क्या उसे आगे बढ़ने के लिए कोई सहज मार्गदर्शन नहीं मिलना चाहिए था? शायद ये भी कि वह अपने कौशल प्रशिक्षण में कैसा कर रहा है। सिस्टम की पावर रेटिंग कैसे काम करती है? क्या इसका कोई स्तर, ग्रेड या कुछ और होता है? हम कैसे बता सकते हैं कि किसके पास असली ताकत है और कौन मेरे जैसा एक नौसिखिया है जो अपने हुनर का इंतजार कर रहा है? उसने दो बुजुर्गों से पूछा। बड़े एक सापेक्ष शब्द है, क्योंकि संभवतः वे स्वयं 20 वर्ष से अधिक के नहीं थे, लेकिन उससे बड़े थे और उन्होंने अकादमी में अपना समय पूरा कर लिया था। यही मजेदार हिस्सा है। आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक वे आपको सीधे तौर पर न बताएं, या आपके पास कुछ जादूगरों की तरह ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने का कोई विशेष कौशल न हो, आपको बस अपनी सहज प्रवृत्ति या सार्वजनिक रैंकिंग के अनुसार चलना होगा। रैंकिंग की समस्या यह है कि वे सभी व्यक्तिपरक हैं। देखिए, मैं एक वैंड क्लास जादूगर हूं। मैं अग्नि तत्व का उपयोग कर सकता हूं। अगर मैं एक ओप क्लास जादूगर होता तो मैं एक साथ दो तत्वों का उपयोग कर सकता था, लेकिन इससे आपको मेरी शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता चलता। खास बात यह है कि मैं अपनी मंत्र पुस्तक में पहले स्तर से आगे नहीं बढ़ पाया, मेरे अंदर इसके लिए प्रतिभा ही नहीं है। लेकिन यहाँ का डर्यूड अपनी शक्तियों का वर्णन बिल्कुल अलग ढंग से करता है। गार्ड ने सिर हिलाया। मैं लेवल 6 का मॉर्टल ग्रेड डेर्यूड हूँ। मेरा ग्रेड कभी नहीं बदला है, लेकिन मैं स्कूल शुरू करने के समय की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली प्राकृतिक जादू का उपयोग कर सकता हूँ और मैं एक भालू में भी बदल सकता हूँ। चूंकि हर किसी के आंतरिक माप बहुत अलग अलग होते हैं, इसलिए हम सभी को जादुई जानवरों के समान ही आंकते हैं। सामान्य से लेकर पौराणिक तक, रैंक के आधार पर कि वे युद्ध में किसे हरा सकते हैं, या समान स्तर के जानवरों की तुलना में उनके उपचार और सहायता कौशल कितने प्रभावी हैं। तो जबकि रसोइया अभी भी सामान्य श्रेणी में माना जाता है, मैं जागृत श्रेणी में एक स्थान ऊपर पहुंच गया हूं और मैं जागृत जादुई जानवरों से अकेले लड़ सकता हूं। कम से कम सीमित संख्या में तो लड़ ही सकता हूं, लेकिन मैं शुरू से अंत तक अपनी कक्षा में सबसे निचले पायदान पर ही रहा। मेरे कौशल विविध हैं। मैं उपचार कर सकता हूं, लड़ सकता हूं, भालू में बदल सकता हूं, यहां तक कि पौधों को उगाने में भी मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता, इसलिए मैं जागृत श्रेणी में ही अटका हुआ हूं। काल ने सिर हिलाया। हालांकि असली पावर लेवल नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ गया। कभी कभी बहुत सी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आप कभी भी किसी भी चीज में अच्छे नहीं बन पाते। उसके पड़ोस में एक ऐसा ही आदमी रहता था जो हर काम में माहिर था। वह आपकी कार, सिंक या फ्रिज ठीक कर सकता था, लेकिन सिर्फ आम समस्याओं को। अगर वह वाकई खराब होती तो वह आपको किसी और के पास भेज देता। मुझे लगता है कि मैं इस विचार से सहमत हूं। आपकी कक्षा के शीर्ष छात्र कितने प्रभावशाली थे? उन्होंने पूछा। क्या आपने आर्कमाज मिया के बारे में सुना है? वह नई मूर्ति जादू कास्टर। वह हमारी कक्षा में थी और वह पहले वर्ष में जागृत रैंक तक पहुंच गई। दूसरे के अंत तक वह आसानी से आरोही जानवरों को हरा सकती थी, और जब तक हम स्नातक हुए वह पहले से ही कमांडर ग्रेड जादूगर थी। फिर उसके कुछ ही साल बाद उसे एक मिशन से कुछ बेहद गुप्त संसाधन मिले और इसने उसे शाही पद तक पहुंचा दिया। तभी से सब उसे आर्कमैज कहने लगे और शोहरत उसके सिर पर चढ़ने लगी। अब वह हमारे संदेशों का जवाब नहीं देती, लेकिन हम अब भी गर्व से कह सकते हैं कि हम किसी बेहद मशहूर व्यक्ति के साथ पड़े हैं। रॉयल ग्रेड के राक्षस काल के लिए एक भयानक विचार थे। उनमें से एक भी उस खनन नगर को बिना किसी परेशानी के तबाह कर सकता था जहां वह पला बड़ा था।
नगर का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू बल संभवतः मेयर था, जो एक कमांडर ग्रेड योद्धा था, और काल की राय में राक्षसों से लड़ने के लिए उसकी उम्र बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा नगर में मुट्ठी भर पुलिस के अलावा कोई सशस्त्र सुरक्षाकर्मी नहीं था। यदि ये लड़ाई की बात हुई तो बूढ़े मेयर को ये साबित करने में कोई परेशानी नहीं होगी कि वह अभी भी अपने पद के हकदार हैं। काल खाना खाते समय कुछ क्षण के लिए चुपचाप बैठा रहा, फिर अपने सामने बैठे दो वरिष्ठ स्नातकों को देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मुझे अपने कमरे में वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं किसी तरह का कौशल जागृत करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर नहीं, तो भविष्य में हम सभी को क्लास आइडल की फोन सूची से बाहर कर दिया जाएगा। रसोइया हंसा। मुझे तुम्हारी सोच पसंद है। जब तुम अपनी ट्रेनिंग के सबसे कठिन हिस्सों को पार करने का कोई बहाना ढूंढ रहे हो, तो थोड़ी सी प्रेरणा बहुत काम आती है। काल अपने कमरे की ओर लौटते हुए इस बारे में बहुत सोच रहा था। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उससे अंत तक पूरा करना होता है। शुरुआत में जब आप प्रेरित होते हैं तो यह आसान लगता है, लेकिन बीच में कहीं यह एक बेहद नीरस काम बन जाता है, जिसमें कोई इनाम नजर नहीं आता और प्रगति बहुत कम होती है। यही वह समय था जब आप लक्ष्य से भटक जाते थे और सुस्त पड़ने लगते थे। अगर आप भाग्यशाली होते तो आप इससे उबर जाते, लेकिन अगर नहीं तो आप मुसीबत में फंस जाते और समय से पीछे हो जाते। यहां तक कि खदान फोरमैन ने भी छात्रों से यही बात कही थी जब वह करियर दिवस पर उनसे बात करने आया था। ऐसा नहीं था कि किसी ने भी उसकी बात ध्यान से सुनी, क्योंकि दिव्य इंजेक्शन कुछ ही दिनों बाद आने वाला था। लेकिन बाकी लोग जो बाद में कक्षा में वापस आते, हर दिन इसके बारे में और सोचते। जब कमरे का दरवाजा बंद हो गया तो काल ने खिड़की से बाहर देखा और अपने लिए एक हुनर आजमाया। सुपरविजन बीस्ट टैमा को अनुबंधित विंड स्पीड हॉक की दृष्टि प्रदान करता है। दूर के जंगल अचानक उसकी आंखों में एकदम साफ दिखाई देने लगे और उसकी परिधीय दृष्टि में सब कुछ उतना ही साफ हो गया जितना उसके सामने था। उसकी नजर एक हल्की सी हलचल पर पड़ी और काल ने देखा कि एक क्विल जानवर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर घास के मैदान में घूम रहा है। यह अविश्वसनीय था और दुनिया इतनी ज्यादा जीवंत थी, रंगों से भरी थी जिनके नाम भी उसके पास नहीं थे। जैसा कि उसे याद था, विंड स्पीड हॉक न केवल पराबैंगनी और अवरक्त स्पेक्ट्रमों को देख सकते थे, बल्कि वे उत्कृष्ट रात्रि दृष्टि के साथ कुशल रात्रि शिकारी भी थे। जबकि रैंड एक बेहतरीन युद्ध कौशल था, काल के अनुसार सुपरविजन अविश्वसनीय रूप से जबरदस्त था। रात में आप कहाँ जा रहे हैं, ये देख पाने की क्षमता ही उसे व्यावहारिक परीक्षाओं में अन्य छात्रों पर एक बड़ा फायदा देती थी। शायद लिखित परीक्षाएं भी। वह कमरे के उस पार से बिना सिर हिलाए या सीधे देखे आसानी से दूसरे पेपर पढ़ सकता था। लिखित परीक्षा में नकल करना आसान होता, अगर उसे पहले से ही यकीन न हो कि खदानों के बाकी छात्र इतने होशियार नहीं हैं कि नकल कर सकें। अध्याय 5 रैंड। अपनी पहली शक्तियों को सक्रिय करने का मामला सुलझने के बाद काल आखिरकार कुछ पलों के लिए निश्चिंत हो सका। मेज पर होमवर्क असाइनमेंट देखकर उसे एहसास हुआ कि अकादमी पहुंचने से पहले उसे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, चलो ये काम पहले ही निपटा लेते हैं, फिर मैं आराम कर सकता हूँ। उसके मौन प्रेरक भाषण का बहुत कम असर हुआ, लेकिन काल एक कलम और होमवर्क असाइनमेंट अपने सामने रखकर बैठ गया। नाम काल, उम्र 14, कौशल नाम। उसमें कौशल के नाम के लिए सिर्फ एक ही जगह थी और इससे उसे लगा कि एक नए जागृत छात्र के लिए सिर्फ एक ही कौशल होना सामान्य बात है। लेकिन उसे वहां कौन सा कौशल लिखना चाहिए था? बीस्ट टैमिंग, सुपरविजन या रैंड? उसे पूरा यकीन था कि यह होमवर्क पूरी कक्षा के लिए पोस्ट किया जाएगा, इसलिए वह अपनी क्षमताओं के बारे में दूसरे छात्रों को नहीं बताना चाहता था और अपनी रक्षा करने से पहले ही दूसरे छात्रों की ईर्ष्या का पात्र नहीं बनना चाहता था। इसके अलावा अनुबंधित पालतू जानवर भले ही एक जादुई जानवर विंड स्पीड हॉक हो, लेकिन वह फिर भी एक गोसलिंग ही था और महीनों या सालों तक अपनी पूरी शक्ति विकसित नहीं कर पाएगा। अगर वह सबको अपनी शक्ति के रूप में एक छोटी चिड़िया दिखा दे तो क्या वह बदमाशी का नया निशाना नहीं बन जाएगा? सुपरविजन ज्यादा मजेदार और उपयोगी लग रहा था, लेकिन ये कोई युद्ध कौशल नहीं था और कुलीन वर्ग के लिए युद्ध शक्ति ही राजा थी। इसलिए वह बिस्तर पर वापस गया और छोटी तलवार फिर से उठा ली, रैंड को काम में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित। कौशल को सक्रिय करना अविश्वसनीय रूप से आसान था। एक विचार ने ब्लेड को एक सुस्त लाल रोशनी के साथ जलाया और जब उन्होंने इसे दीवार के उस हिस्से की ओर घुमाया जो परीक्षण क्षेत्र चिन्हित था, तो विनाशकारी शक्ति का एक अर्धचंद्राकार चाप बाहर फेंका गया और उच्च तकनीक मिश्र धातु द्वारा अवशोषित किया गया। रैंड का उपयोग करते समय ब्लेड को हवा में चलाना मोटे आटे को मिलाने जैसा था।
वह मुश्किल से अपना हाथ हिला सकता था और ब्लेड की गति धीमी थी, लेकिन ब्लेड के हिलने के साथ ही कौशल विकसित होता था, इसलिए थोड़े और प्रशिक्षण के साथ इसे सक्रिय करना तेज हो जाना चाहिए। रैंड से उसे क्लास में दोस्त जरूर मिल जाएंगे। थोड़ी और मेहनत से ये दुश्मनों को चीरकर एक बड़ा रास्ता बना सकता है और उसे पूरे समूह को निशाना बनाने में मदद कर सकता है। काल जल्दी से शीट पर वापस गया और अपने कौशल से जुड़े सवाल भरे, जिनमें हमले के दौरान गति की सीमा भी शामिल थी, जिससे ये भी तय होता था कि इसे कितनी तेजी से सक्रिय किया जा सकता है। अगर उसने इस बारे में सोचा होता तो शायद कोई रास्ता होता अगर वह कौशल सक्रिय करते समय पहले से ही गति कर रहा होता। क्या बाज ऐसे ही शिकार करते थे? वे ताकत पर निर्भर नहीं थे, वे तेज गति से आते और एक ही वार में शिकार को ढेर कर देते। अगर वह ये तय कर पाता कि इस हुनर का इस्तेमाल कैसे करना है तो उसकी युद्ध शक्ति में जबरदस्त इजाफा हो जाता। लेकिन कौशल के अलावा प्रश्नावली में उपयोगकर्ता के बारे में भी पूछा गया था। क्या आपको सिर दर्द हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि आप कोई जरूरी चीज भूल गए हैं, या शारीरिक रूप से कोई वृद्धि या कमी हुई? काल ने खुद को परखा और सुपरविजन के अलावा वह निश्चित रूप से थोड़ा ज्यादा लचीला भी हो गया था। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अंत में उसने प्रश्नावली के उस हिस्से को कोई नहीं के निशान के साथ छोड़ने का फैसला किया। अगर भविष्य में उसकी चपलता में सुधार हुआ तो वह इसका दोष अपने प्रशिक्षण में किसी और चीज को दे सकता था। आखिरकार कुछ अभिजात वर्ग के लोगों को असली अलौकिक राक्षस कहा जाता था और कुछ हमेशा की तरह कमजोर और इंसान थे, लेकिन उनके पास अद्भुत अलौकिक शक्तियां थीं। एक आइडल के टखने में मोच भी आ गई थी जब वह एक मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम के लिए मंच पर जाते समय लड़खड़ा गया था। यह इस बात का एक ठोस सबूत लग रहा था कि इंजेक्शन की कौशल वितरण प्रणाली शारीरिक संवर्धन को निष्पक्ष और समान रूप से वितरित नहीं करती थी। जब वह इस बात से संतुष्ट हो गया कि उसके उत्तर अकादमी द्वारा उसे उसके सहपाठियों के बीच उच्च दर्जा देने के लिए पर्याप्त होंगे, तो काल ने सावधानीपूर्वक कागज को दिए गए लिफाफे में डाला और दरवाजे के पास ट्रे में रख दिया। अकादमी पहुंचने तक उनसे यही सब करने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन वह रैंड कौशल का उपयोग करने के लिए और अधिक तथा बेहतर तरीकों को आजमाने की इच्छा को रोक नहीं सके। अगर वह बाज जैसा बनने की कोशिश करता तो क्या होता? वहां मौजूद उपकरणों में एक पंजे वाला दस्ताना और एक त्रिशूल भी होना चाहिए था। दोनों ही उसकी बाह पर लगे निशान के 3 पंजों की नकल होते, लेकिन त्रिशूल एक छुरा घोंपने वाला हथियार था जो उस हुनर के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं लग रहा था। उसने फिर से दराज खोली और तलवार वापस रख दी, फिर उंगलियों पर पंजे वाले 2 दस्ताने निकाले। हथियार के तौर पर वे ज्यादा प्रभावशाली नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके हुनर के साथ वे काम कर जाएंगे। काल औसत से थोड़ा छोटा था, इसलिए वे उसके हाथ पर थोड़े बड़े लग रहे थे, लेकिन बकल के कुछ समायोजन के बाद वे ठीक से फिट हो गए और उसने फिर से यही हुनर आजमाया। उसने अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाया, जैसे बाज शिकार पर झपट्टा मारते समय करता है। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी और लाल रोशनी की 4 छोटी छोटी धारियां उसके सामने हवा में चीरती हुई दीवार से टकराईं। उनमें से हर एक तलवार से बने ब्लेड से कहीं कम प्रभावशाली था, लेकिन उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और वे लक्ष्य के कई हिस्सों पर वार कर सकते थे। हल्के बख्तरबंद लक्ष्यों के लिए यही बेहतर रास्ता लगता था। जितने ज्यादा हमलावर ब्लेड उन्हें चकमा देने या रोकने के लिए होते, उतना ही बेहतर होता। हर बार जब वह इस हुनर का इस्तेमाल करता तो उसकी ऊर्जा कुछ कम होती जाती और कुछ ही झटकों के बाद काल को अपनी बाहें कमजोर होती हुई महसूस होने लगती और उसे बैठकर सांस लेनी पड़ती। युद्ध प्रशिक्षण के दौरान ये बहुत जल्द एक समस्या बनने वाला था। उसने जिम में काफी समय बिताया था, लेकिन वह अपनी काया सुधारने की कोशिश कर रहा था, अपनी सहनशक्ति और धीरज बढ़ाने की नहीं। लेकिन स्कूल इसी के लिए था, उसे सिर्फ अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना था और अंत में यह निश्चित रूप से काम करेगा। काल अपनी दुखती हुई बाहों की मालिश कर रहा था, तभी बाकी छात्रों में से पहला छात्र अभी जागने और गाइड बुक पढ़ने लगा था। शुरुआत तो कुछ खास नहीं थी, लेकिन बैच का सबसे पहला जागा हुआ छात्र पहले से ही दृढ़ निश्चयी था।